हेलो एवरीवन, क्लास 12 के चैप्टर नंबर 4 थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग, इसके पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पार्ट 1 में हमने 500 BC के आसपास जो भी दुनिया में रेनाउंड फिलोसोफर्स हुए उनके बारे में बात की थी। उसमें इंडिया में दो फिलोसोफर के बारे में हमने बात की, एक तो महावीर और बुद्ध के बारे में। हमने महावीर और जैनिज़्म की टीचिंग्स के बारे में डिस्कशन किया था पहले पार्ट में, और बुद्ध की टीचिंग्स के बारे में, उनकी अर्ली लाइफ के बारे में बातचीत की थी। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले बुद्ध ने जिस तरह से संघ बनाए और उसके बाद उनकी फंक्शनिंग कैसी थी इसके बारे में पहले बात करेंगे, और फिर स्तूपा के बारे में बात करेंगे। तो आफ्टर गेटिंग एनलाइटमेंट बुद्ध फाउंडेड संघ। बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हो गया, उन्होंने जगह जगह जा कर के अपनी टीचिंग्स लोगों को बतानी शुरू की, और जब उनके फॉलोअर्स काफ़ी हो गए तो उन्होंने अपना एक संघ बना लिया। एक तरह से एक हम कह सकते हैं कि उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया जिसमें उनके फॉलोअर्स हुआ करते थे। और ये जो इनके फॉलोअर्स थे जो इनको इन्होंने अपने संघ में शामिल किया था, ये बहुत ही सिंपल लाइफ जिया करते थे। इनके साधारण जीवन होता था, बहुत ही ज़रूरत की चीज़ें अपने साथ रखते थे, बहुत थोड़े कपड़े और खाने के लिए एक बाउल, एक कटोरा रखा करते थे। बिकॉज दे यूज टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ फूड बाय टेकिंग आर्म्स, यानी कि वो अपने भोजन की ज़रूरतें मांग करके पूरा करते थे, इसलिए उन्हें भिक्खु कहा गया। अगर हम संस्कृत में कहें तो भिक्षु, और अगर हम पाली में कहें तो भिक्खु। भिक्खु यानी कि जो मांग करके और अपने भोजन की ज़रूरतों को पूरा करता है। इनिशियली ओनली मैन वर अलाउड। पहले क्या हुआ, केवल पुरुषों को इसमें अलाउड किया गया, लेकिन बाद में बुद्ध के एक बड़े ही प्रिय शिष्य थे आनंद, उनके कहने पर, उनकी रिक्वेस्ट पर बुद्ध ने महिलाओं को भी इसमें एंट्री दे दी। और महिलाओं में जो सबसे पहले इनकी शिष्या बनी या जो इस बौद्ध संघ में आई, वो थी महाप्रजापति गौतमी, एंड शी वॉज फोस्टर मदर ऑफ बुद्ध की वो उपमाता भी थी। तो वो पहली महिला इसमें बनी, और बाद में वो थेरी भी बनी, यानी कि उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, निर्वाण प्राप्त किया। अब हम देखते हैं कि ये जो संघ थे इसकी फंक्शनिंग कैसी थी, ये कैसा काम करता था। इसकी जो फंक्शनिंग थी वो जो उस समय के जो गण और संघ थे उन्हीं की तरह थी। गण और संघ जो थे महाजनपद, उनमें कोई भी डिस्कशन कोई भी डिसीजन लेने के लिए पहले डिस्कशन होता था, और उसके बाद कंसेंसस यानी कि सहमति, आम सहमति पर पहुंचा जाता था, और उसी के बाद कोई डिसीजन लिया जाता था। तो बौद्ध संघ में भी बुद्ध ने इसी को फॉलो किया। कोई भी डिसीजन लेने से पहले वो भिक्षुओं से बात करते थे, और काफ़ी डिस्कशन के बाद किसी डिसीजन को लिया जाता था। कई बार ऐसा भी होता था कि कोई कंसेंसस नहीं बन पाती थी, डिफरेंट व्यूज़ होते थे, तो उस ऐसे में फिर वोटिंग का सहारा लिया जाता था। वोटिंग के ज़रिए डिसीजन लिया जाता था। ये बुद्ध संघ की फंक्शनिंग थी। चलिए अब हम बात करते हैं बुद्ध रिलीजन का स्प्रेड कैसे हुआ इंडिया और उसके अब्रॉड, या उसकी पॉपुलैरिटी की वजह क्या थी। बुद्ध के जीवन में ही और उसके उनकी डेथ के बाद भी बौद्ध रिलीजन इंडिया में और बाहर काफ़ी तेज़ी से फैला। उसकी कुछ ख़ास वजह थी। एक तो ये थी कि बुद्ध जो थे उनकी टीचिंग बड़ी सिंपल थी। दूसरा ये कि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बातों को समझाते थे, और उन्होंने जो लैंग्वेज चुनी थी वो भी बहुत ही कॉमन लैंग्वेज थी जो लोग बोला करते थे। पाली लैंग्वेज में वो अपनी टीचिंग्स दिया करते थे, तो आम लोगों को उनकी बातें बड़ी आसानी से समझ में आ जाती थी। इसके साथ साथ खास बात ये थी कि इनकी जो डिसाइपल्स थे, जो फॉलोवर्स थे, उनमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं था। कोई भी इसका मेंबर बन सकता था, कोई भी बुद्ध संघ में आ सकता था। और लोग जो थे उस समय की जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी उससे बड़े परेशान हो चुके थे। सेक्रीफाइसेस वगैरह से, डिफरेंट तरह के जो और कई सारे रिचुअल्स थे उनसे वो परेशान थे, और वो किसी सिंपल कोई सरल धर्म की तलाश में थे, और उन्हें बुद्धिज़्म में इसको देखने को मिला। इसके साथ साथ बुद्धिज़्म के अंदर जो मैत्ता यानी कि फेलो फीलिंग यानी कि मित्रता का भाव, एंड करुणा, कंपेशन का भाव, ये सबसे ज़्यादा अपील की लोगों को, और लोगों ने इसको स्वीकार करना शुरू कर दिया। इसलिए बुद्धिज़्म बहुत तेज़ी से भारत के अंदर फैला। चलिए अब हम बात करते हैं जो बुद्धिज़्म से रिलेटेड डिफरेंट साइट्स हैं इंडिया में, उनके बारे में। तो इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट है, एक तो चैत्य और स्तूप। हमारे बुक में स्तूप के बारे में डिटेल में दिया गया है, थोड़ा बहुत चैत्य के बारे में भी, तो हम बात कर लेते हैं कि ऑलमोस्ट शुरुआत में लगभग हर रिलीजन में इस तरह से हुआ था कि कोई भी जो ऐसा प्लेस जो कि बड़ा ही सेक्रेड यानी कि पवित्र दिखाई देता था, कोई खास नेचुरल सीनिक ब्यूटी वाला प्लेस, या कहीं पर कोई अच्छा सा
कोई नदी, झरना या पहाड़ इस तरह की जो जगह होती थी वहाँ पर लोग अपने सेक्रेड प्लेस बना लिया करते थे अपने रिलीजन से रिलेटेड। बुद्धिज़्म में भी इस तरह से हुआ, काफ़ी जगह पर चैत्य बनाए गए और ये बुद्धिज़्म के साथ चैत्य बनाने की परंपरा पहले भी थी, लेकिन इसके बाद और आगे फैलती गई। फॉर एग्ज़ाम्पल बुद्ध का जहाँ जन्म हुआ था वो प्लेस है लुम्बिनी, यहाँ पर मैप में आप देख सकते हैं लुम्बिनी। और उसके बाद जहाँ उनको एनलाइटमेंट हुआ, यानी कि जहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, बोध गया, ये यहाँ पर बोध गया। इसके अलावा जहाँ पर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया वो है सारनाथ, यहाँ पर सारनाथ। और जहाँ पर उन्हें निब्बान की प्राप्ति हुई, जहाँ पर उन्होंने अपने शरीर को त्यागा, वो है कुशीनगर। तो ये प्लेस उनकी लिए बड़ी उनकी लाइफ से रिलेटेड थे, उनकी जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी जीवन की उससे संबंधित थे। तो यहाँ पर काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स बनाए गए, उसमें से कुछ चैत्य वगैरह भी थे। अब बात करते हैं स्तूप की। स्तूप किस तरह की बिल्डिंग होती है? सांची का स्तूप बड़ा फेमस है, इसका पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं और उसी का मिलता जुलता स्केच यहाँ पर बनाया गया। इसके थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि स्तूप कैसे बनाए जाते थे, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते थे, क्या उनका रेलिवेंस था, क्या इम्पोर्टेंस था। तो स्तूप बनाने की शुरुआत तब हुई जब बुद्ध से रिलेटेड, जो बुद्ध की अंत्येष्टि के बाद जो अवशेष उनके बच गए, शारीरिक अवशेष, उनके फिजिकल रिमेन्स, उनको जगह जगह पर और बुद्ध ने जो चीज़ें अपने लाइफ टाइम में यूज़ की थी वो चीज़ें, तो उन चीज़ों को उनकी याद के तौर पर और उनकी बॉडी रिमेन्स को कई इंडिया के कई अलग अलग इम्पोर्टेंट शहरों में दफना करके और उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया जिसको हम स्तूप कहते हैं। अशोकावदान एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिससे पता लगता है कि अशोक ने काफ़ी शहरों में बुद्ध से रिलेटेड स्तूप बनाए। इन स्तूपों को बनवाते कौन थे? इन स्तूपों को बनवाने के में किंग्स बड़ा रोल प्ले करते थे, राजा लोग। इसके अलावा गिल्ड यानी कि डिफरेंट ऑक्यूपेशंस के जो ऑर्गेनाइजेशन होते थे उनका भी इसमें काफ़ी रोल होता था, वो भी इसमें पैसा वगैरह दिया करते थे। फॉर एग्जांपल हमें इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, उसमें लिखा है कि आइवरी वर्कर्स जो कि हाथी दांत का काम करते थे उन्होंने भी स्तूप वगैरह में पैसा दिया। कॉमन मैन भी इसमें पैसा वगैरह दिया करते थे और अपना योगदान देते थे। इसी तरह से भिक्खु और भिक्खुनीज़ भी इसमें कंट्रीब्यूट करते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सोसाइटी के लगभग हर वर्ग के लोग स्तूप बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया करते थे। अब स्तूप की जो स्ट्रक्चर है, जो प्लान है, वो किस तरह का होता था हम देखते हैं। सबसे पहले जहाँ पर भी उनके बॉडी रिमेन्स वगैरह रखे जाते थे उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर तैयार किया जाता था ऐसा हाफ सर्कल वाला, उसको बोलते हैं अंड। यहाँ पर लिखा हुआ है ये अंड, ये सेमी सर्कुलर माउंड, एक टीले की तरह आधा गोलाकार, इसको अंड बोलते हैं। इसके ऊपर एक बालकनी टाइप का स्ट्रक्चर होता था जिसको बोलते थे हर्मिका, ये हर्मिका हो गई। और इस हर्मिका में से एक मास्क की तरह एक छोटा सा डंडा ऊपर निकला होता था, इसको बोलते थे यष्टि। और इसके ऊपर छत्र यानी कि अम्ब्रेला लगा हुआ था, इसको छत्र या अम्ब्रेला हम इंग्लिश में अम्ब्रेला कहते हैं। इसके साथ साथ जो अंड है, जो सेमी सर्कुलर माउंड है, उसको बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अलग करने के लिए एक सर्कल बनाया जाता था, एक रेलिंग बनाई जाती थी जिसको वेदिका कहते थे। और जो एंट्रेंस गेट होता था वो ये एंट्रेंस गेट पे यहाँ पर इसको बनाया जाता था। तो इस तरह से ये एक प्लान हुआ स्तूप का, बिल्कुल लगभग उसी तरह का स्ट्रक्चर आप ये सांची का देख सकते हैं। ये एंट्रेंस गेट हो गया, ये यहाँ पर रेलिंग हो गई और ये अंड हो गया, यहाँ पर ये हर्मिका है और ये यष्टि है। और इसमें जो भी बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स वगैरह आया करते थे वो इसमें आकर के और इसमें प्रदक्षिणा करते थे, इसके चारों चक्कर लगा करके। और वो सूर्य की जिस तरह से सूर्य घूमता है उस तरह से वो भी एक तरह से इसका एक राउंड कंप्लीट किया करते थे। चलिए अब हम बात करते हैं कि इंडिया के दो इम्पोर्टेंट स्तूप है, एक तो अमरावती और एक सांची। इनका कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कि सांची का स्तूप आज भी मौजूद है और अमरावती का स्तूप आज हम नहीं देख पाते हैं। जबकि अमरावती का स्तूप में इस टेक्स्ट से पता लगता है कि काफ़ी बड़ा था, लेकिन फिर भी आज वो एग्जिस्टेंस में नहीं है। तो उसकी क्या वजह रही, चलिए देखते हैं। सबसे पहले 1796 में एक
आंध्रा के अंदर जो लोकल राजा थे उन्होंने एक टेम्पल बनाने के लिए सोचा। तो वो जिस जगह पर गए उन्हें वहाँ पर काफ़ी सारे र्यूम्स मिले, यानी कि अवशेष मिले एक स्तूप के। बाद में उन्होंने सोचा कि यहाँ पर शायद कोई खजाना वजाना भी हो सकता है। बहुत बाद में जाके एक ब्रिटिश ऑफिसर वहाँ से निकले जिनका नाम था कॉलिन मैकेंजी। कॉलिन मैकेंजी एक ईस्ट इंडिया कंपनी में ऑफिसर थे और उन्होंने इस साइट को विज़िट किया। यहाँ की काफ़ी सारी चीज़ों को उन्होंने देखा, उन पर रिपोर्ट्स बनाई, लेकिन उनकी रिपोर्ट्स कभी पब्लिश नहीं हुई। 1854 में वॉल्टर इलियट जो कमिश्नर थे गुंटूर के, वो वहाँ पर गए और उन्होंने वहाँ के कई सारी स्कल्पचर्स यानी कि मूर्तियाँ वगैरह को इकट्ठा किया, वहाँ के पैनल्स वगैरह इकट्ठे किए और अपने साथ मद्रास लेकर के गए। अब इस तरह से हम देखते हैं कि काफ़ी सारे जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो वहाँ पर आते और वहाँ से जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती वो अपने साथ उठा करके ले जाते हैं। कई सारी चीज़ें तो कलकत्ता में जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है वहाँ पर उनके ऑफिस में दिखाई देती थी। कई सारी मद्रास में जो इंडिया हाउस वहाँ पर दिखाई देती थी। बहुत से लोग अपने साथ लंदन भी ले गए हैं और कई ब्रिटिश ऑफिसर्स अपने गार्डन में इन चीज़ों को सजाने के लिए रख दिया करते थे। तो इस तरह से धीरे धीरे यहाँ की जितने भी स्कल्पचर्स या स्ट्रक्चर्स या पैनल वगैरह जो भी थे, जो भी सुंदर चीज़ें थी, यहाँ से उठा करके लेकिन इसलिए यहाँ पर इसका कोई अस्तित्व नहीं बचा। एक बड़े फेमस आर्कियोलॉजिस्ट और बड़े विद्वान हुए H.H. कोल। उन्होंने कहा कि इस तरह से किसी कंट्री की जो कल्चरल हेरिटेज है उसको बर्बाद करना ठीक नहीं है, और इसके बजाय उन्होंने सजेशन दिया था कि अगर जो भी यहाँ पर हमें चीज़ें दिखाई देती हैं उनको उठा करके वहाँ से ले जाने के बजाय उनकी प्लास्टर कास्ट फेसिमाइल अगर तैयार की जाए, यानी कि जो प्लास्टर से लेकर के उनकी जो प्रतिकृति बना ली जाए और उनको यूज़ किया जाए, और ओरिजिनल जो है उनको उसी जगह रहने दिया जाए जहाँ पर वो मिली है, तो ज़्यादा अच्छा होगा, हम इसको ज़्यादा अच्छे से प्रिजर्व कर पाएंगे। लेकिन उनके सजेशन को नहीं माना गया और इस तरह से हम देखते हैं कि अमरावती का जो स्तूप था वो बहुत बड़ा था, बहुत विशाल था, लेकिन उसने अपना गौरव खो दिया। अब हम देखते हैं कि ये जो सांची का स्तूप है वो क्यों बचा रहा। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आता है और 8 मार्क्स का आता है, इसलिए इसको ध्यान से समझें। सांची का स्तूप जो था वो इसलिए बचा रहा कि जो बात अमरावती के लिए कही गई थी कि जहाँ पर जो रिमेन्स मिले हैं उनको वहीं पर प्रिजर्व किया जाए, ये बात अमरावती के लिए तो नहीं मानी गई H.H. कोल का वो सजेशन, लेकिन सांची के लिए मान लिया गया कि जहाँ पर भी कोई भी हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स मिलते हैं उनको वहीं पर प्रिजर्व किया जाए। तो सांची के लिए ये बात मान ली गई। सांची का जब 1818 में जब उसको डिस्कवर किया गया तो वहाँ पर 3 गेट उसके ऑलरेडी बने हुए थे। ठीक से एक गेट ज़रूर थोड़ा टूटी फूटी अवस्था में था, बाकी 3 गेट एकदम सही सलामत थे। वहाँ से किसी भी चीज़ को कहीं भी नहीं ले जाया गया, उसको वहीं पर प्रिजर्व किया गया। और इसमें एक बड़ा योगदान भोपाल की जो बेगम थी उनका भी था। भोपाल की बेगम शाहजहाँ बेगम और उनके बाद उनकी बेटी सुल्तान जहाँ बेगम, उन्होंने इसके लिए बहुत वर्क किया, बहुत प्रिजर्वेशन के लिए कंट्रीब्यूशन दिया। तो ये जो सांची का स्तूप था ये सर्वाइव कर पाया। उन्होंने इसके लिए काफ़ी सारा कंट्रीब्यूशन दिया। जो सुल्तान जहाँ बेगम है उन्होंने वहाँ पर गेस्ट हाउस वगैरह भी बनवाया, म्यूज़ियम बनवाया, और जॉन मार्शल जिन्होंने रह करके सांची के स्तूप के ऊपर काफ़ी सारी किताबें लिखी, तो उनको भी उन्होंने अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट किया। और इसीलिए जॉन मार्शल ने जब अपनी बुक्स को कंप्लीट किया तो उन्होंने अपनी बुक्स को इन बेगम को डेडिकेट किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो सांची का स्तूप है ये सर्वाइव कर पाया, जबकि अमरावती का सर्वाइव नहीं कर पाया। चलिए इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट आर स्तूपास, व्हाई डिड पीपल बिल्ड स्तूप, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा, एंड व्हाई डिड सांची सर्वाइव व्हाइल अमरावती डिड नॉट। चलिए अब इसका जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है वो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।